वेलनेस स्टडी में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों। बेटा आज हम लोग बात करेंगे संविधान के पहले संविधान संशोधन पे। आपको ये पता होना चाहिए बेटा कि जो हमारा संविधान का निर्माण है ना, जो संविधान सभा द्वारा किया गया, एक्चुअली ये 2 चरणों में हुआ। एक हम लोगों का मोटा मोटा चरण 6 दिसंबर से लेकर 15 अगस्त 1947 तक हुआ, और दूसरा चरण 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 नवंबर 1949 को हुआ। आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को पूरा 2 साल 11 महीना 18 दिन लगाने के बाद हम लोगों ने संविधान एक्सेप्ट कर लिया। तो जो 15 अगस्त 1947 से लेकर और 26 नवंबर 1949 तक जब संविधान निर्माण का कार्य चल रहा था, तो उस समय संविधान सभा के पास 2 काम थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त 1947 को जो हम लोग आज़ाद हो गए तो अंग्रेज यहाँ से चले गए। अंग्रेज चले गए तो संविधान सभा के पास 2 जिम्मेदारी आ गई। एक तो संविधान भी बनाना है और ऊपर से देश का प्रशासन भी चलाना है। नहीं, पहला जो कह सकते हैं कि जो पहला पार्लियामेंट है ना, वो संविधान सभा ही पहले पार्लियामेंट के तौर पर काम की। यानी 15 अगस्त 1947 से लेकर जब तक निर्वाचित पार्लियामेंट नहीं बन गई तब तक वो पूरा क्या की, एक पार्लियामेंट के तौर पर कार्य भी की। तो जो पहला संविधान संशोधन वो 1951 में हुआ था, जबकि इलेक्टेड पार्लियामेंट का गठन हमारे यहाँ 1952 में हुआ था। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पहला संविधान संशोधन 1951 वाला जो है वो संविधान सभा द्वारा किया गया था, ना कि इलेक्टेड पार्लियामेंट द्वारा किया गया था। दूसरी बात कि भाई ये संविधान संशोधन की जरूरत ही क्यों पड़ी, तो जब हमारा संविधान लागू हुआ तभी तो एक बहुत भयानक कन्फ्लिक्ट देखने को मिला, किसमें डीपीएसपी बनाम फंडामेंटल राइट, यानी भाग 3 भाग 4। भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स जो आपको पता होगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच में है, इसके बीच में प्लस भाग 4 के डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व जो 36 से लेकर 51 के बीच में मोडित है। इनके बीच कंट्रोवर्शियल कंडीशन ये बनी कि सबसे पहले आपका क्या हुआ कि मद्रास में एक कहानी होती है कि जैसे ही संविधान लागू हुआ तो मद्रास में एक शैक्षणिक रिजर्वेशन दिया गया वहाँ के SC/ST को, और जैसे शैक्षणिक रिजर्वेशन दिया गया तो वहाँ चंपकम दोराईराजन बनाम मद्रास सरकार हाईकोर्ट जो मामला चला गया कि भाई 15 जो आर्टिकल है फंडामेंटल राइट का, जो 15 आर्टिकल है वो कहता है लिंग, धर्म, जात, मूल, वंश और जन्मस्थान के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो हाईकोर्ट ने कहा हाँ ये बात तो है, और उसने कहा कि भाई पूरे संविधान में कहीं आरक्षण नाम का जो है शब्द का उल्लेख है नहीं, तो इस आधार पर आप एजुकेशनल रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ जात के आधार पर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, भेदभाव हो जाएगा। तो नेहरू को फिर लगा भाई ये तो समाज के पिछड़े वो लोग हैं, और सामाजिक वंचित लोगों को तो मूल धारा में लाने के लिए हमने रिजर्वेशन का प्रावधान कर रखा है। तो कहा कि अब क्या किया जाए, तो इन्होंने एक पहला अमेंडमेंट किया, फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत आर्टिकल 15 के क्लॉज नंबर 4 को जोड़ा, जिसमें इन्होंने कह दिया कि सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को सरकार क्या करेगी, उसके लिए विशेष प्रावधान कर सकती है, जिसमें SC/ST भी आ गए और ओबीसी के बहरहाल आगे चल के मिला, लेकिन उस समय सारे लोग इसमें आरक्षण को एकदम स्पष्ट रूप से लिख दिया गया। तो पहले संविधान संशोधन के तहत चंपकम दोराईराजन वाला मामला सुलटा दिया गया। दूसरा आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि जैसे संविधान लागू हुआ तो आर्टिकल 39 का BC आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 39 का BC जो आपके डीपीएसपी है वो कहता है कि संसाधनों का वितरण इस तरीके से हो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, लाभान्वित हो सकें, और सामाजिक इक्वलिटी लाने के लिए संसाधनों का वितरण किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। और आर्टिकल 46 भी ये कहता है कि सामाजिक रूप से वंचित, दलित, पिछड़े लोग जो हैं इनको जो है मूल धारा में लाने के लिए सरकार प्रयास करेगा। अब इनको मूल धारा में लाने के लिए जो प्रयास करना है, इसमें दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि इनकी प्रॉपर्टी जब तक ली नहीं जाएगी, जो समृद्ध लोग हैं, मान लो मैं गांव का जमींदार हूँ, पूरे गांव की जमीन मेरे पास है, अगर मेरी प्रॉपर्टी लेकर सबके लोगों में थोड़ा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो फिर सामाजिक जो है समानता आ नहीं सकती। और जैसे जमीन का अधिग्रहण होना स्टार्ट हुआ तो सभी के सभी लोग चले गए कहाँ, सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स है वो आर्टिकल 32 के तहत आपको सुप्रीम कोर्ट जाने की आज़ादी देता है। यानी ये न्याय योग्य है, यह न्यायवाद है। अगर आपको किसी प्रकार के फंडामेंटल राइट का प्रोहिबिशन होता है, उल्लंघन होता है, और तो आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जाने की क्या रखते हैं, क्षमता रखते हैं। ये आपको संवैधानिक शक्ति मिली हुई है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी का उल्लंघन होता है तो आप कभी न्यायालय का मुख खटखटा नहीं सकते, ये आपको आर्टिकल 37 में उल्लेखित है। तो
आर्टिकल 32 के तहत सभी लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए कि राइट टू प्रॉपर्टी का उल्लेख हमारे जो फंडामेंटल राइट है। हाँ, राइट टू प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए। आर्टिकल जो 19 जिसको हम लोग बैकबोन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसके यानी आर्टिकल 19 के क्लॉज नंबर 1 के सब क्लॉज एफ में उल्लेखित है। यानी राइट जो एफ है वो राइट टू प्रॉपर्टी का राइट देता है, ये फंडामेंटल राइट्स है। प्लस आर्टिकल 31 में भी राइट टू प्रॉपर्टी है। तो इसके तहत अच्छा एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनको सीधा सीधा 13(2) एक राइट देता है, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। उसमें कहा गया है 13(2) में कि अगर सरकार किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित करते हुए कोई विधि बनाती है तो ऐसे विधि को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल करते हुए समाप्त कर देगी, शून्य कर देगी। तो अब ये सब राइट टू प्रॉपर्टी जब लेना चालू हुआ तो सभी लोगों ने, जितने भी कोर्ट थे, कोर्ट तो भाई सीधा सीधा कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलता है, तो उसने कहा भाई हम इसको अलाउ नहीं करेंगे, आप किसी व्यक्ति की राइट टू प्रॉपर्टी छीन नहीं सकते। अब नेहरू जी फंस गए कि अगर भाई राइट टू प्रॉपर्टी इनकी रहेगी, अगर व्यक्ति से संसाधन जो मेन संसाधन संपन्न एक ही व्यक्ति रहेगा, अगर समाज में उसका बंटवारा नहीं किया जाएगा तब तो मामला फंस जाएगा। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया कि आपका 31 के बी और सी को जोड़ दिया। अच्छा, बी सी को जब जोड़ा तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया तो फिर मामला लटक गया, सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि भाई उसमें 13(2) में डायरेक्ट लिखा है कि अगर आप किसी तरीके की ऐसी विधि सरकार यूज करती है जिससे मौलिक अधिकार सीमित होता है तो सुप्रीम कोर्ट की यह शक्ति होगी कि ऐसे विधि को शून्य कर देगी। तो कहे देखो ऐसा है, संसद की दो शक्तियां हैं, एक संसद की विधायी शक्तियां हैं और एक संसद की जो है संवैधानिक शक्तियां हैं। संवैधानिक का मतलब एक कह सकते हैं हम लोग कि एक शक्ति संसद की यह है कि विधि निर्माण करेगी और एक संसद की शक्ति यह है कि वो संविधान संशोधन करेगी। तो उसमें 13(2) में यह लिखा है कि अगर कोई कानून या कोई विधि मूल अधिकार को सीमित करता है तो उसको सुप्रीम कोर्ट सीमित करेगी, लेकिन उसमें कहीं यह नहीं लिखा है कि संविधान संशोधन अगर, यानी इस बात को पकड़े कि अगर विधि कहीं अगर किसी मौलिक अधिकार को सीमित करती है तो सुप्रीम कोर्ट 13(2) के तहत उसे क्या कर सकती है, 13(2) के तहत उसे शून्य कर सकती है। लेकिन संविधान संशोधन शब्द का उल्लेख नहीं है, इसलिए संविधान संशोधन द्वारा क्या किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स को सीमित किया जा सकता है। तो इस आधार पर 13(b) और 31(b) और c जोड़कर क्या किया गया, राइट टू प्रॉपर्टी वाले मैटर को सॉल्व कर दिया गया। तीसरा एक चीज और किया गया कि आपको पता होगा कि 19 के क्लॉज नंबर 1 में दिया गया है कि क्लॉज के सब क्लॉज ए में दिया गया है कि राइट टू स्पीक, मतलब बोलने की स्वतंत्रता। अब बोलने की स्वतंत्रता थी तो सभी लोग अपने तरीके से बहुत उल्टा पुल्टा सब चीज़ों की बातों का प्रयोग करने लगे। तो इसमें भी थोड़ा सा संशोधन किया गया, कहा गया कि आप किसी ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, आपको बोलने की स्वतंत्रता है पर आपके इस बोलने की स्वतंत्रता को 19(2) के तहत नियंत्रित करेगा राज्य। यानी आप ऐसे शब्दों का और ऐसे संवादों का उल्लेख नहीं कर सकते जिससे देश की अखंडता और अक्षुण्णता प्रभावित हो। तो ये पूरे 3 चीज़ों को सिद्ध करने के लिए सारी चीज़ें की गई। अब एक मामला फंस रहा था कि ये 19 का जो 31 है बार बार मामला लोचा दे रहा था, तो इसमें एक नया शेड्यूल भी जोड़ा गया और फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के तहत 9वां शेड्यूल जोड़ा गया, यानी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो उसमें ये कहा गया कि अब जितने भी सब्जेक्ट 9वीं अनुसूची में डाल दिए जाएंगे उसको सुप्रीम कोर्ट न्यायिक पुनरावलोकन नहीं कर सकता, यानी उन विषयों को कभी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिव्यू नहीं कर सकता, उसका न्यायिक रिव्यू नहीं कर सकता, जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा उसका। तो इस इतने अमेंडमेंट किए गए और इसी के तहत पहला अमेंडमेंट समाप्त होता है। फिर हम लोग नेक्स्ट अमेंडमेंट में आएंगे। सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।